जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े बैंक की। दोपहर के लगभग 4:30 बज चुके। बिल्कुल। क्लोजिंग का टाइम। हाँ, क्लोजिंग का टाइम। बैंक का शटर बस गिरने ही वाला है और अचानक मैनेजर को पता चलता है कि दिन भर के जो भी लेन देन हुए हैं उनका हिसाब मिलाने के बाद बैंक के पास पूरे 500 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है। बाप रे, 500 करोड़। बिल्कुल। और बैंक को शाम 5 बजे तक अपनी बैलेंस शीट हर हाल में बराबर करनी है, मतलब सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी बैंक सिर्फ 30 मिनट के भीतर 500 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से करेगा? जाहिर है कोई 20 साल का होम लोन या 5 साल का कार लोन तो यहाँ काम आने वाला नहीं है। एकदम सही। और यहीं से पर्दा उठता है उस अदृश्य और बेहद तेज दुनिया से जिसे हम मनी मार्केट्स यानी मुद्रा बाजार कहते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा लक्ष्य इसी जटिल सिस्टम को डिकोड करना है। हम गहराई में जाकर ये समझेंगे कि बैंक, सरकारें और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अपनी रोजमर्रा की नकदी यानी रातों रात जो कैश की जरूरतें होती हैं उन्हें असल में कैसे पूरा करते हैं। तो इस चर्चा में मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट जो इस भारी भरकम विषय को हमारे लिए थोड़ा आसान बनाएंगी। शुक्रिया। और देखिए, ये जो 500 करोड़ वाली स्थिति आपने बताई ना, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं, ये वित्तीय दुनिया की रोजमर्रा की सच्चाई है। मनी मार्केट को केवल पैसों के लेन देन का बाजार समझना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मौद्रिक नीतियों का एकदम केंद्र बिंदु है। मतलब एक तरह से कोर फोकस है। हाँ, इसे आप अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम मान सकते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ना, जो एक रात से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए होते हैं, उनकी मांग और आपूर्ति को संतुलित करने का ये एक बेहद अहम और बहुत ही सटीक मैकेनिज्म है। तो मतलब केंद्रीय बैंक इसी के जरिए सब कंट्रोल करता है। बिल्कुल। केंद्रीय बैंक ये सुनिश्चित करता है कि मनी मार्केट की ब्याज दरें उसकी मुख्य पॉलिसी दरों के साथ तालमेल में रहें, ताकि पूरी वित्तीय प्रणाली में नकदी का जो प्रवाह है वो बिना रुके एकदम स्मूथली चलता रहे। क्या बात है। तो चलिए इस अदृश्य प्लम्बिंग सिस्टम को थोड़ा करीब से देखते हैं। उसी 500 करोड़ रुपए की कमी वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर किसी बैंक को सिर्फ एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? हमारी स्रोत सामग्री में इसे कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी का नाम दिया गया है। सही है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी रखना चाहूंगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा और व्यस्त रेस्टोरेंट है। ठीक है। रात को जब दुकान बंद होने वाली है तो मैनेजर देखता है कि कैश रजिस्टर में खुले पैसे यानी छुट्टे एकदम खत्म हो गए। हिसाब पूरा करने के लिए वो दौड़कर बगल वाले रेस्टोरेंट के पास जाता है और बड़े नोट देकर कुछ खुले पैसे ले आता है ताकि दिन का हिसाब बंद हो सके। क्या ये कॉल मनी कुछ ऐसे ही है? हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक उस तात्कालिक जरूरत को, उस इमरजेंसी को अच्छे से समझाती है। लेकिन मनी मार्केट में वो बगल वाला रेस्टोरेंट कोई दूसरा बड़ा बैंक या फिर प्राइमरी डीलर होता है। प्राइमरी डीलर? हाँ, प्राइमरी डीलर वे विशेष वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो सीधे सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करती हैं। और यहाँ लेन देन चंद रुपयों का नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ों का होता है। करोड़ों का लेन देन। बिल्कुल। तो अगर किसी संस्था को सिर्फ एक दिन के लिए यानी ओवरनाइट फंड्स की जरूरत है तो उस लेन देन को कॉल मनी कहते हैं। ओके, एक दिन मतलब कॉल मनी। सही। और अगर यही जरूरत 2 दिन से लेके 14 दिन तक खिंच जाए तो ये नोटिस मनी बन जाता है। नोटिस मनी, ठीक है। और अगर उधार 14 दिन से ज्यादा और 1 साल तक का हो तो बस उसे टर्म मनी कहा जाता है। अच्छा, टर्म मनी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात जो दस्तावेजों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है वो मुझे थोड़ी अजीब लगी। वो ये है कि ये लेन देन अनकोलैटरलाइज्ड है। वाजिब सवाल है ना? अगर कल को उधार लेने वाला बैंक पैसा ना लौटा पाए तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में नहीं आ जाएगा? देखिए, सतह से देखने पर यह बिना किसी सुरक्षा के किया गया लेन देन बहुत जोखिम भरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस हवा में पैसे उड़ रहे हैं। बिल्कुल वही तो। लेकिन असल में ये अंधे भरोसे पर नहीं टिका है। यहाँ रिजर्व बैंक का बहुत कड़ा तकनीकी और रेगुलेटरी पहरा होता है। अच्छा, रेगुलेटरी पहरा, वो कैसे? रेगुलेटरी पहलू की बात करें तो आरबीआई ने हर पार्टिसिपेंट के लिए, हर प्रतिभागी के लिए प्रूडेंशियल लिमिट्स तय की हुई हैं। प्रूडेंशियल लिमिट्स? हाँ, यानी उधार लेने और देने की बहुत सख्त सीमाएं। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक अपनी हैसियत से 10 गुना ज्यादा पैसा उधार ले लेगा सिर्फ एक फोन कॉल पर। तो कोई लिमिट होती होगी इसकी? बिल्कुल होती है। उदाहरण के तौर पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
एक पखवाड़े यानी फोर्टनाइट के दैनिक औसत पर अपने कैपिटल फंड का सिर्फ 100% तक ही कॉल या नोटिस मनी के जरिए उधार ले सकते हैं। ओ, मतलब कैपिटल फंड से ज्यादा नहीं? हाँ, और किसी एक विशेष दिन पर मैक्सिमम 125% तक जा सकते हैं, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन सीमाओं को हर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बाकायदा मंजूरी मिली होती है। मतलब पूरा होमवर्क पहले से रहता है। एकदम। और ये जो तकनीकी पहलू आपने बताया, वो क्या है? क्या ये लोग फोन पर करोड़ों का लेन देन करते हैं कि हेलो मुझे 500 करोड़ भिजवा दो? अरे नहीं, फोन या किसी कच्ची पर्ची से काम नहीं होता यहाँ। आरबीआई ने इसके लिए बाकायदा एक एनडीएस कॉल सिस्टम नाम का एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है। एनडीएस कॉल सिस्टम? अच्छा। हाँ, सभी सौदे इसी पारदर्शी सिस्टम पर नेगोशिएट होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और सबसे अहम बात, पैसों का जो असल ट्रांसफर है वो आरबीआई के आरटीजीएस सिस्टम के जरिए होता है, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बिल्कुल। आरटीजीएस का मतलब है कि पैसों का ट्रांसफर बिना किसी देरी के तुरंत और सीधे एक खाते से दूसरे खाते में हो जाता है। इसलिए जोखिम को काफी हद तक पहले ही नियंत्रित कर लिया गया है। समझ गया। ये तो हुई बैंकों की बात कि चलिए उन्होंने आपस में अपनी नकदी की कमी पूरी कर ली एक दूसरे से मांग कर। लेकिन जरा सोचिए, अगर बैंक आपस में ही सारा शॉर्ट टर्म पैसा घुमा रहे हैं, तो जब देश चलाने वाली सरकार को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तब क्या होता है? हाँ, सरकार को भी तो जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मान लीजिए टैक्स आने में अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते और अन्य खर्चे तो आज ही देने हैं। ऐसे में मनी मार्केट सरकार की मदद कैसे करता है? ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। जब सरकार को कम समय के पैसा उठाना होता है तो वो ट्रेजरी बिल्स, या जिन्हें शॉर्ट में टी बिल्स कहते हैं, वो जारी करती है। टी बिल्स, ठीक है। ये भारत सरकार के शॉर्ट टर्म कर्ज के साधन हैं। बाजार में मुख्य रूप से 3 अवधियों के टी बिल्स जारी होते हैं, 91 दिन, 182 डेज और 364 डेज। हाँ, मतलब 1 साल से कम के ही होते हैं सारे। हाँ, और चूंकि ये पैसा सीधे भारत सरकार ले रही है, इसलिए इसे वित्तीय बाजार में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसमें डिफॉल्ट का जोखिम आप मानकर चलिए लगभग 0 होता है। जीरो रिस्क। इनके काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प बताया गया स्रोत सामग्री में। कैसे? सामग्री बताती है कि ये डिस्काउंट पर जारी होते हैं और पार वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू है उस पर रिडीम होते हैं। बिल्कुल सही। इसमें कोई मासिक या सालाना ब्याज नहीं मिलता। इसे इस तरह समझा जा सकता है, मान लीजिए कोई निवेशक 100 रुपए कीमत वाला एक पेपर आज 95 रुपए में खरीदता है। ठीक है। और जब उस पेपर की अवधि पूरी होगी तो सरकार उस निवेशक को पूरे 100 रुपए वापस कर देगी। निवेश किया 95, मिला 100, बीच का जो 5 रुपए का अंतर है वही सीधा मुनाफा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। इस अंतर को, ये जो 5 रुपए का अंतर है ना, इसे वित्तीय भाषा में यील्ड कहा जाता है। यील्ड, ओके। अब ये 100 रुपए का पेपर बाजार में 95 में मिलेगा या 96 में, ये पहले से कोई तय करके नहीं रखता। तो ये तय कैसे होता है? इसके लिए आरबीआई एक बाकायदा नीलामी या ऑक्शन आयोजित करता है। इस नीलामी में मुख्य रूप से 2 तरह की बिडिंग होती है। अच्छा। एक कॉम्पिटिटिव और दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? जो बड़े बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और प्राइमरी डीलर्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं। वे अपनी अपनी कीमत बताते हैं कि भाई वे किस यील्ड पर सरकार को पैसा देने को तैयार हैं। वो बोली लगाते हैं एक तरह से। हाँ, और जो रेट सरकार के लिए सबसे फायदेमंद होता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन अक्सर ये धारणा होती है कि इस तरह की जो सरकारी नीलामियां होती हैं वो सिर्फ अरबपतियों, बड़े बैंकों या बड़े बड़े संस्थानों के लिए होती हैं। ऐसा पहले माना जाता था। हाँ, तो क्या इस इतने सुरक्षित निवेश में एक आम निवेशक के लिए कोई दरवाजा खुला है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो हाल के कुछ वर्षों में ही आया है। अब ये बाजार सिर्फ बड़े खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रह गया है। सच में? बिल्कुल। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत जो कुल रकम जुटाई जानी है उसका 5% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशकों के लिए बाकायदा आरक्षित कर दिया गया है। वाह, 5% रिजर्व्ड है। हाँ, कोई भी व्यक्ति आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर सीधे इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? इसके लिए न्यूनतम निवेश सीमा सिर्फ 10,000 रुपए है। सिर्फ 10,000? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन देखिए, अगर सरकार अपनी सॉवरेन गारंटी के साथ इस बाजार से पैसा उठा रही है तो इससे निजी कंपनियों के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है ना? वो कैसे? मतलब अगर वित्तीय संस्थानों के पास फालतू पैसा है तो वे उसे सरकार को देना ज्यादा सुरक्षित मानेंगे।
तो ऐसे में बड़ी प्राइवेट कंपनियां या कॉरपोरेट्स शॉर्ट टर्म फंड्स जुटाने के लिए क्या करते हैं? वे सरकार जैसी सुरक्षा तो नहीं दे सकते। ये बहुत ही तार्किक बात है और यहीं पर दो अहम इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है। एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडीज कहते हैं, और दूसरा है कमर्शियल पेपर या सीपी। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडीज मुख्य रूप से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जारी करते हैं, जिनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक भी शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब ये बैंकों का इंस्ट्रूमेंट है। सही कहा। यह 7 दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि के लिए होता है और इसे डीमैट फॉर्म में जारी किया जाता है। डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड, राइट? राइट, बिल्कुल। यानी भौतिक कागज की बजाय इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है और इसमें न्यूनतम निवेश 5 लाख रुपए का होता है। 5 लाख रुपए। और ये दूसरा वाला कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर या सीपी की कहानी थोड़ी अलग है। भारत में इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, ताकि जो हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना शॉर्ट टर्म खर्च निकालने के लिए सीधे बाजार से पैसा उठा सकें, बजाय इसके कि मैं बार बार बैंकों के पास लोन मांगने जाए ना। बिल्कुल। इसे कॉर्पोरेट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसीज और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। अरे, यहाँ फिर से ये अनसिक्योर्ड शब्द आ गया। हाँ, अनसिक्योर्ड। इसका सीधा सा मतलब तो यही है ना कि कंपनी बस एक कागज या इलेक्ट्रॉनिक नोट पर लिखकर वादा कर रही है कि भाई मुझे आज पैसा दे दो, मैं तय समय पर लौटा दूंगा। टेक्निकली हाँ। इसके पीछे कोई जमीन, कोई फैक्ट्री या कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है। अगर वो कंपनी दिवालिया हो गई तो निवेशक का पैसा तो पूरी तरह से डूब गया। बिल्कुल डूब सकता है। तो फिर कोई भी निवेशक ट्रेजरी बिल जैसी इतनी सुरक्षित सरकारी चीज को छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी के अनसिक्योर्ड नोट में अपना पैसा क्यों लगाएगा? देखिए, बाजार में जोखिम और रिटर्न का यही संतुलन तो सब कुछ चलाता है। अच्छा, रिस्क एंड रिवॉर्ड। हाँ, क्योंकि कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है और इसमें जोखिम अधिक है, इसलिए इसमें निवेशक को जो यील्ड या मुनाफा मिलता है वो ट्रेजरी बिल के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिटर्न। लेकिन आरबीआई ये भी नहीं चाहता कि कोई भी एरी गैरी कमजोर कंपनी बाजार में आकर निवेशकों का पैसा डुबा दे। इसलिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। कैसे नियम? सबसे बड़ा नियम है क्रेडिट रेटिंग का। कोई भी कंपनी तभी सीपी जारी कर सकती है जब उसके पास सेबी द्वारा रजिस्टर्ड किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम A3 की रेटिंग हो। A3 रेटिंग? हाँ, मतलब ये साबित करना होगा कि कंपनी की आर्थिक सेहत एकदम अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमों को और कड़ा करते हुए ये भी प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी एक कैलेंडर साल में 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की सीपी जारी करना चाहती है। 1000 करोड़? बाप रे। हाँ, तो उसे एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होगी। डबल चेक। बिल्कुल। और नियम ये है कि उन दोनों में से जो रेटिंग कम होगी यानी लोअर होगी, बाजार उसी को मानेगा। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है ना? इसके अलावा कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इस तरह ये सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वे कंपनियां जिनका वित्तीय ढांचा बेहद मजबूत है वही इस रास्ते से पैसा उठाएं। फिर भी देखा जाए तो अनसिक्योर्ड लेन देन में एक डर तो हमेशा बना ही रहता है दिमाग में। वो तो है। अगर किसी संस्था को ये जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है और उसे पूरी तरह से किसी कोलैटरल या सिक्योरिटी के साथ ही लेन देन करना है, तो इस मनी मार्केट में क्या विकल्प बचता है? यहाँ पर एंट्री होती है मनी मार्केट के एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित हिस्से की, जिसे रेपो कहा जाता है। रेपो? हाँ, रेपो असल में रीपर्चेज अग्रीमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, रीपर्चेज अग्रीमेंट। इस प्रक्रिया में होता यह है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी सिक्योरिटीज जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स वो बेचती है। हाँ। लेकिन साथ ही ये कानूनी वादा भी करती है कि वो भविष्य में एक तय तारीख और पहले से तय कीमत पर उन सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी। मतलब आज बेचा, कल वापस खरीद लिया। बिल्कुल। जो बेच रहा है उसे नकद पैसा मिल रहा है, जो पैसा दे रहा है उसे बदले में सिक्योरिटी मिल रही है, और जिस दर पर यह वापसी की कीमत तय होती है बस वही रेपो रेट कहलाता है। एक मिनट, अगर हम इसके काम करने के तरीके को ध्यान से देखें तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने सोने की चेन सुनार के पास गिरवी रखकर पैसा उधार ले ले। कह सकते हैं। तो इसे सीधे सीधे लोन अगेंस्ट कोलैटरल क्यों नहीं कहते? ये सिक्योरिटी को बेचना और फिर वापस खरीदना, इतनी घुमावदार कानूनी प्रक्रिया की क्या जरूरत है? सीधा लोन बोल दो ना।
अरे नहीं, ये कानूनी अंतर बहुत बड़ा और बहुत अहम है। वो कैसे? जब कोई लोन अगेंस्ट कोलैटरल लेता है तो संपत्ति का मालिकाना हक यानी ओनरशिप उधार लेने वाले के पास ही रहती है, वो सिर्फ गिरवी रखी होती है। हाँ, ओनर तो वही रहता है। अब सोचिए, अगर उधार लेने वाला पैसा नहीं लौटाता तो बैंक या उधार देने वाले को उस संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बाजार में बेचने के लिए कितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अरे हाँ, भारत में तो सालों लग जाते हैं इसमें। बिल्कुल, लेकिन रेपो में क्या होता है, क्योंकि सिक्योरिटी को बेचा गया है, उसका कानूनी मालिकाना हक तुरंत उधार देने वाले के पास चला जाता है। ओह, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। तुरंत बाजार में बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। ये लेंडर को भारी कानूनी झंझटों से बचाता है। सच में ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। मतलब सिर्फ शब्दों और कागजी प्रक्रिया के हेरफेर से पूरा का पूरा जोखिम ही बदल गया। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट हमारी सामग्री में दिया है, ट्राई पार्टी रेपो, जिसे आरबीआई ने अगर 2017 में शुरू किया था। हाँ, ट्राई पार्टी रेपो। इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें उधार देने वाले और लेने वाले के बीच कोई तीसरा एजेंट भी मौजूद है। ये कुछ रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी डील वाले एस्क्रो खाते की तरह लगता है, जहां खरीदार और बेचने वाला दोनों एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी पर भरोसा करते हैं, जिससे दोनों का सरदर्द खत्म हो जाता है। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। सामान्य रेपो में क्या चक्कर है कि कोलैटरल कौन सा होगा, उसकी मौजूदा कीमत यानी वैल्यूएशन क्या है, उसमें कितना मार्जिन काटना है, ये सब तय करने का सिरदर्द दोनों पार्टियों को खुद उठाना पड़ता है। और ये रोज रोज करना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए ट्राई पार्टी रेपो में एक तीसरा एजेंट आता है, जैसे CCIL यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर NSE। ये एजेंट न तो खुद पैसा उधार देता है और ना लेता है। इसका काम सिर्फ मैनेजमेंट है। ये कोलैटरल का चुनाव, उसका वैल्यूएशन, कस्टडी और सेटलमेंट सब अपने सिर पर ले लेता है। मतलब बाकी दोनों पार्टी एकदम रिलैक्स रह सकती हैं। एकदम। इससे बाजार में लिक्विडिटी और भागीदारी दोनों काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को इन ऑपरेशनल झंझटों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। कमाल का सिस्टम है। खैर, अब तक हमने रोजमर्रा की नकदी, सरकारी खर्चों और कंपनियों के फंडिंग को अच्छे से समझ लिया। लेकिन अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो व्यापार और माल की सप्लाई पर टिका है ना। अब बिल्कुल टिका है। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कच्चा माल देता है, हाँ, तो अक्सर 30 या 60 दिन की उधारी पर काम होता है। हाँ, ट्रेड बिल्स बनते हैं। तो क्या मनी मार्केट इन व्यापारिक बिलों से पैदा होने वाली जो नकदी की समस्या है, हाँ, उसका भी कोई समाधान देता है? बिल्कुल देता है। इसके लिए एक विशेष तंत्र है जिसे BRDS या बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम कहा जाता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने अपने ग्राहकों के जो जेन्युइन व्यापारिक बिल है उनको डिस्काउंट कर दिया है। डिस्काउंट कर दिया मतलब? यानी 60 दिन बाद मिलने वाले पैसे के बदले बैंक ने आज ही अपना कुछ कमीशन काटकर व्यापारी को नकद पैसा थमा दिया है। ठीक है, व्यापारी का काम तो हो गया। हाँ, अब वे बिल बैंक के पास पड़े हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ दिनों बाद खुद उस बैंक को अचानक नकदी की भारी जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो उन बिलों को ले जाकर मनी मार्केट में बेच सकता है? सीधे बेचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बिल होते हैं। इसलिए RBI की इस स्कीम के तहत बैंक उन ट्रेड बिल्स के समूह को यानी उनके पूल के आधार पर एक नया वित्तीय दस्तावेज तैयार करता है, जिसे डेरिवेटिव यूसेंस प्रॉमिसरी नोट या शॉर्ट में DUPN कहते हैं। डेरिवेटिव यूसेंस प्रॉमिसरी नोट, बाप रे, ये नाम सुनकर तो कोई भी आम इंसान थोड़ा घबरा सकता है। इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? हाँ, इसका नाम जरूर भारी है, लेकिन काम बहुत तार्किक है। बैंक असल में उन छोटे छोटे ट्रेड बिल्स को मिलाकर एक बड़ा प्रॉमिसरी नोट यानी DUPN बनाता है और उसे दूसरे बड़े बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को दे देता है। अच्छा, बंडल बना देता है। बिल्कुल, और इसके बदले उसे तुरंत नकदी मिल जाती है। इसकी न्यूनतम अवधि 15 दिन और अधिकतम 90 दिन होती है। हाँ, बहुत स्मार्ट। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पैसा व्यापारिक उधारी में महीनों तक फंसा रहता, वो तुरंत लिक्विड कैश में बदलकर पूरी अर्थव्यवस्था में बहने लगता है। ये सिस्टम तब तो बहुत शानदार काम करता है जब सब कुछ एकदम सामान्य हो, है ना? हाँ, नॉर्मल दिनों में। लेकिन सिस्टम की असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई अप्रत्याशित संकट आ जाए। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि कोविड-19 की महामारी। मार्च 2020 में जब दुनिया भर में अचानक लॉकडाउन लगा, तो अर्थव्यवस्था का पहिया तो एक झटके में रुक गया था। ऐसे अभूतपूर्व संकट के समय में ये मनी मार्केट और RBI कैसे काम करते हैं? वो बहुत ही मुश्किल दौर था। हमारी शोध सामग्री में
LTRO और विशेष रूप से TLTRO का बहुत प्रमुखता से उल्लेख किया गया है इस संदर्भ में। हाँ, जब महामारी आई ना, तो ये कोई सामान्य नकदी की कमी नहीं थी। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए किसी हार्ट अटैक जैसा था। बिल्कुल, सब कुछ बंद हो गया था। पूरी वित्तीय प्रणाली में एक डर का माहौल था। फरवरी 2020 में ही आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी LTRO शुरू कर दिए थे। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस? हाँ, जिसके तहत 1 से 3 साल जैसी लंबी अवधि के लिए रेपो रेट पर बैंकों को पैसा दिया जा रहा था। सोचिए, मनी मार्केट जो आमतौर पर कुछ दिनों या रातों के लिए काम करता है, उसमें लंबी अवधि के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, हमने देखा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भारी बिकवाली शुरू हो गई थी। कोई भी प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा नहीं रखना चाहता था। सबको डर था कि कंपनियां डूब जाएंगी। बिल्कुल। तब उस बाजार को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए आरबीआई ने TLTRO यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की घोषणा की। टारगेटेड? हाँ, आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए की विशाल लिक्विडिटी बैंकों को उपलब्ध कराई। यहाँ सबसे अहम शब्द है टारगेटेड यानी लक्षित। ये टारगेटेड शब्द सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मरीज का खून अचानक बहना रुक गया हो और डॉक्टर पूरे शरीर में दवा डालने की बजाय सीधे उसी नस में इंजेक्शन लगा रहा हो जहां सबसे ज्यादा ब्लॉक है। वाह, ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, एकदम सही। ऐसा ही हुआ था ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आरबीआई ने बैंकों को पैसा देकर ये नहीं कहा कि लो भाई, इसे अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दो। तो क्या कहा? उन्होंने बैंकों को एक सख्त टारगेट दिया। नियम ये था कि बैंक इस 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल केवल इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट और कमर्शियल पेपर खरीदने के लिए ही करेंगे। अच्छा, मतलब कंपनियों का डेट खरीदने के लिए? हाँ, और इसमें से भी 50% पैसा प्राइमरी मार्केट से जारी हुए नए इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी 50% सेकेंडरी मार्केट जैसे म्यूचुअल फंड्स या NBFC से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आरबीआई ने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सीधे डूबने से बचाया, लेकिन ये काम उसने बैंकों के माध्यम से करवाया। सही कहा। और बैंकों को इस जोखिम से बचाने के लिए एक अकाउंटिंग सुविधा भी दी गई थी। कैसी सुविधा? बैंकों को इस निवेश को अपनी HTM बुक में रखने की अनुमति दी गई। HTM का मतलब है हेल्ड टू मैच्योरिटी। इसका फायदा ये होता है कि बाजार में उस बॉन्ड की कीमत रोज कितनी भी ऊपर नीचे हो, बैंक को अपनी बैलेंस शीट में रोजाना का वो घाटा या मुनाफा, जिसे मार्क टू मार्केट कहते हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ, तो रोज की टेंशन खत्म। बिल्कुल। इससे बैंकों का अकाउंटिंग रिस्क एकदम खत्म हो गया और उन्होंने बेझिझक कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसा दिया। बाद में तो NBFCs को सहारा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का TLTRO 2.0 भी लाया गया था। ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो ये साबित करता है कि मनी मार्केट सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाने वाली कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सचमुच वो अदृश्य और मजबूत प्लम्बिंग सिस्टम है जो हमारी अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी इमारत को खड़े रखता है। चाहे वो एक बैंक का दूसरे बैंक से एक दिन का कॉल मनी लेना हो, सरकार का ऑक्शन के जरिए पैसा जुटाना हो, कंपनियों का कमर्शियल पेपर जारी करना हो, या फिर कोविड जैसे भयानक संकट के दौरान TLTRO के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन फूकना हो। एकदम सही। इस सिस्टम का हर एक पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये तंत्र इस बात की भी गारंटी देता है कि किसी भी वित्तीय संस्था या कंपनी को सिर्फ आज पैसे की कमी होने के कारण अपने ऑपरेशन बंद ना करने पड़े। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा ढांचा रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी, उनके सख्त नियमों और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेने की जो क्षमता है, उसी पर टिका हुआ है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अल्पावधि उपाय यानी शॉर्ट टर्म फिक्सेस वित्तीय प्रणाली को तुरंत किसी बड़े झटके से बचाने में कितने कारगर होते हैं। हाँ, वो तो है।